नमस्ते दोस्तों। आप देख और सुन रहे हैं क्लाइमैक्स टेल्स और यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहाँ हम आपको कहानी के अंदर उतार देते हैं। अगर आपको रहस्यमयी थ्रिलर और साइंस फिक्शन कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह है एपिसोड 4 और यहाँ से कहानी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से डराने वाली हो जाती है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि बुध ग्रह पर गया ये वैज्ञानिक मिशन असल में रिसर्च से कहीं आगे निकल चुका है। वहां मौजूद ऊर्जा कोई साधारण प्राकृतिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो इंसानों को समझती है, उनके डर, उनके लालच, उनके प्यार तक को पढ़ लेती है। एपिसोड 3 के अंत में यह साफ हो गया था कि वह चेतना हमला नहीं कर रही, वह चुन रही है। एपिसोड 4 की शुरुआत एक अजीब खामोशी से होती है। बेस के अंदर मशीनें चालू थीं, स्क्रीन जगमगा रही थी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान चुप था। ऐसी चुप्पी जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन दबाव बहुत होता है। आदित्य कंट्रोल रूम के एक कोने में खड़ा था। उसकी नजर किसी स्क्रीन पर नहीं थी, वह बार बार अपने हाथों को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी नसों में सिर्फ खून नहीं बह रहा, जैसे उसके शरीर ने किसी और चीज को स्वीकार करना शुरू कर दिया हो। उधर इरा लैब में थी। वह लगातार डेटा चेक कर रही थी, लेकिन असल में वह आंकड़ों से नहीं डर रही थी, वह आदित्य से डर रही थी। उसे वही बदलाव दिख रहे थे जो कभी रोहन में दिखे थे, और रोहन का अंजाम वह कोई नहीं भूला था। कबीर ने उसी दिन पहली बार खुलकर बोला। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि पछतावा था। उसने बताया कि जब वह पहली बार उस ऊर्जा के संपर्क में आया था तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, जैसे कोई उसकी यादों में चल रहा हो, उसके अतीत को छू रहा हो और उसकी कमजोरियों को पहचान रहा हो। कबीर ने कहा कि यह चेतना सीधे हमला नहीं करती, ये पहले देखती है कि कौन सवाल करता है, कौन डरता है और कौन समझना चाहता है, और जो समझना चाहता है वह सबसे आसान रास्ता बन जाता है। इतनी ही देर में बेस के सेंसर अचानक सक्रिय हो गए, लेकिन इस बार न कोई सायरन बजा, न कोई खतरे की चेतावनी आई। सिर्फ स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, कनेक्शन स्थिर है। यही वह पल था जब सभी वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि अब यह मिशन उनके हाथ में नहीं रहा। इरा ने तुरंत पूछा कि यह कनेक्शन किस से जुड़ा है, लेकिन कंप्यूटर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तभी आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही वह स्क्रीन के पास पहुंचा, डिस्प्ले अपने आप बदल गया। डेटा की लाइनें तेजी से चलने लगीं, ग्राफ ऊपर नीचे होने लगे, मानो सिस्टम ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। आदित्य ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह चेतना उससे सवाल पूछ रही है, बिना शब्दों के। तुम मुझे रोकना चाहते हो, या समझना, या फिर स्वीकार करना? इरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चाहती थी कि वह पीछे हट जाए, बस एक कदम। लेकिन आदित्य ने धीरे से उसका हाथ छुड़ा लिया। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसे डर नहीं लग रहा, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। दोस्तों, यहीं से एपिसोड 4 की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब खतरा बाहर नहीं है, अब खतरा किसी चेहरे में नहीं छुपा। अब लड़ाई आदित्य के अंदर शुरू हो चुकी है। अगर आप यहां तक कहानी में बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि यह चेतना अपना पहला चयन किसे बनाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग सीधे दिल पर असर करेगा। आदित्य के स्क्रीन के पास आते ही बेस के अंदर की हवा भारी होने लगी। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कम हो गई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी सबकी सांसों को गिन रही हो। इरा ने सबसे पहले यह बदलाव नोटिस किया। उसकी नजर आदित्य पर टिक गई। उसकी पलकें सामान्य से कम झपक रही थीं, और उसकी सांसें बहुत ज्यादा नियंत्रित थीं, जैसे वह किसी और लय में चल रहा हो। कबीर धीरे धीरे पीछे हट गया। वह इस पल को पहचानता था, क्योंकि यही वह पल था जहां से रोहन वापस नहीं लौटा था। कबीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इसे अकेला मत छोड़ना। ये जब चुनता है तो आसपास की आवाजें सबसे पहले बंद करता है। और सच में बेस के भीतर मशीनों की आवाज अब सिर्फ गूंज बन चुकी थी, जैसे वे बहुत दूर से आ रही हों। तभी स्क्रीन पर डेटा बदलने लगा। ये अब सामान्य वैज्ञानिक रीडिंग नहीं थी, ये किसी जीव की प्रतिक्रिया जैसी थी। इरा ने कांपती उंगलियों से डेटा पढ़ा, और उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बन गई। ये किसी इंसान के न्यूरल पैटर्न से मेल खा रहा है। यानी वह चेतना अब किसी सामान्य फ्रीक्वेंसी पर नहीं थी, वह आदित्य के दिमाग की भाषा में बात कर रही थी।
आदित्य की आंखों के सामने अब स्क्रीन नहीं थी, उसके सामने यादें थीं। बचपन का एक दृश्य जहां वह अकेला बैठा था और सवाल पूछ रहा था जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। कॉलेज का वह समय जब उसने नियमों से ज्यादा सच को चुना था। और फिर इरा, जो उसकी जिंदगी में पहली इंसान थी जिससे उसने भागने के बजाय रुककर बात की थी। यह सब उसकी सोच नहीं थी, यह दिखाया जा रहा था। इरा को अब साफ समझ आ गया था कि यह चेतना आदित्य को परख रही है, डर से नहीं बल्कि उसके चुनावों से। उसने तेज आवाज में कहा, आदित्य, जवाब मत देना, बस सुनना भी मत। लेकिन चेतना के सामने सुनना और जवाब देना दो अलग चीजें नहीं थी। एक आवाज आदित्य के भीतर गूंजी, न मर्द की न औरत की। तुम मुझे इंसानों से बचाना चाहते हो या इंसानों को मुझसे? यह सवाल किसी मशीन का नहीं हो सकता था। आदित्य की मुट्ठियां भींच गई। उसने पहली बार पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। कबीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खुद उसके कानों तक नहीं पहुंची। यह वह पल था जब सबको एहसास हुआ कि यह चेतना अब प्रयोग नहीं कर रही, यह फैसला ले रही थी, और फैसला आदित्य को लेकर था। दोस्तों, अगर इस पल आपको भी हल्की सी घबराहट महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कहानी सही रास्ते पर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह कहानी नहीं, एक मानसिक गिरावट है। ईरा ने आखिरी कोशिश की। वह सीधे आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अकेले नहीं हो, जो भी यह है, हम साथ हैं। एक सेकंड के लिए आदित्य की आंखों में नीली चमक रुकी, और उसी एक सेकंड में बेस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई, पूरी तरह। और उसी अंधेरे में किसी ने बहुत शांत आवाज में कहा, चैन शुरू। अंधेरा अचानक नहीं था, वह ऐसा था जैसे किसी ने रोशनी छीनी नहीं, बल्कि आंखों को देखना भूलने पर मजबूर कर दिया हो। बेस के अंदर सब लोग मौजूद थे, फिर भी हर कोई अकेला लग रहा था। इरा ने इंस्टिंक्ट में आदित्य का हाथ टूटा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आदित्य का हाथ अब वैसा नहीं था, न ठंडा न गरम, बस अलग। कबीर की आवाज अंधेरे में टूटी हुई निकली, ये रोशनी नहीं काटता, ये दिमाग की परसेप्शन बदलता है। यानी सब कुछ मौजूद था, लेकिन देखने वाला दिमाग अब इंसानी ढंग से काम नहीं कर रहा था। उसी पल आदित्य ने पहली बार अपने अंदर दो आवाजें सुनी। एक उसकी अपनी डरी हुई, उलझी हुई, और दूसरी बहुत शांत। तुम सोचते हो कि तुम मुझे समझ रहे हो, वह आवाज बोली, लेकिन असल में मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। आदित्य की सांस तेज हो गई। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, उसने मन में जवाब दिया। आवाज ने तुरंत जवाब दिया, जानना जरूरी नहीं होता, पहचान जरूरी होती है। उसी समय इरा को लगा कि आदित्य का शरीर हल्का सा ऊपर उठा, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उस पर से पकड़ ढीली कर दी हो। इरा चिल्लाई। उसने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान को नहीं, किसी विचार को पकड़ रही हो। कबीर ने घबराकर कहा, इसे छोड़ दो, जितना रोकोगे उतना गहरा जाएगा। लेकिन इरा नहीं रुकी। उसके लिए यह वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह वह इंसान था जिसे वह खो नहीं सकती थी। अचानक बेस के बीचों बीच नीली रोशनी धीरे धीरे वापस आई, पर यह रोशनी दीवारों पर नहीं थी, ये आदित्य के अंदर से आ रही थी। सबने देखा, उसकी नसों में नीली रेखाएं उभर रही थीं, ठीक वैसी ही जैसी कभी रोहन में दिखी थीं। इरा की आंखों में डर जम गया। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। लेकिन कबीर ने जो देखा, उसने उसे और डरा दिया। रोहन की आंखों में जब नीली रेखाएं आई थीं, वहां खालीपन था। आदित्य की आंखों में उस पल जागरूकता थी, मानो वह चेतना उसके ऊपर नहीं चढ़ी थी, बल्कि उसके साथ बैठी थी। आवाज फिर गूंजी, मैं तुम्हें नहीं बदलना चाहता, मैं तुम्हारे जरिए खुद को समझना चाहता हूं। आदित्य का गला सूख गया। और अगर मैंने मना किया? एक पल की चुप्पी। फिर जवाब आया, तो मैं किसी और को चुन लूंगा, लेकिन तब तुम सब मुझे रोक नहीं पाओगे। यही वह सच था जो सबसे ज्यादा डरावना था। यह चेतना किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं थी, वह सिर्फ बेहतर माध्यम ढूंढ रही थी, और आदित्य उस माध्यम के बहुत करीब था। ईरा ने धीरे से कहा, अगर तुमने इसे स्वीकार किया तो क्या तुम पहले जैसे रहोगे? आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब नीली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान थी। मैं नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो शायद कोई भी नहीं बचेगा। और उसी पल बेस की दीवार पर एक नया सिग्नल उभरा। यह बुध ग्रह का नहीं था, यह कहीं और से आ रहा था, बहुत दूर से। और चेतना ने आखिरी लाइन कही, चैन लगभग पूरा है। बेस की दीवार पर जो नया सिग्नल उभरा था,
वह किसी सामान्य अलर्ट जैसा नहीं था। उसकी लय अलग थी, उसकी धड़कन अलग थी। कबीर सबसे पहले समझ गया कि ये बुध ग्रह से नहीं आ रहा। उसने कांपती उंगलियों से डेटा जूम किया और बहुत धीमे बोला, ये हमारे मिशन के दायरे से बाहर है। मतलब हम जिन सीमाओं में काम कर रहे थे, ये सिग्नल उन सबको पार करके आया है। इरा की आंखें फैल गई। तो फिर ये किसका है? कबीर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब उसे खुद भी डराने लगा था। उधर आदित्य अब स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था। वह किसी और ही दिशा में देख रहा था, जैसे बेस की दीवारें उसके लिए मौजूद ही न हो। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य थीं, लेकिन उसकी नजरें बहुत दूर तक जा रही थीं। ईरा ने उसका नाम लिया, एक बार, फिर 2 बार। तीसरी बार जब उसने पुकारा तो आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, मैं सुन रहा हूं, लेकिन यह आवाज मेरी नहीं है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान के शरीर में एक ठंडा झटका दौड़ गया। कबीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम अभी भी हमारे साथ हो? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं उनके भी साथ हूं जो हमें देख रहे हैं। ईरा का गला सूख गया। कौन? आदित्य ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। वे जो सोचते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर है और शरीर बदला जा सकता है। यहीं पर टीम को एहसास हुआ कि यह चेतना अब सिर्फ निरीक्षण नहीं कर रही, यह संपर्क बढ़ा रही थी। अचानक बेस की एक दीवार हल्की सी कंपन करने लगी। कोई धमाका नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। ईरा ने डरते डरते पूछा, क्या यह हमारे भीतर से आ रहा है? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, यह बाहर से नहीं और भीतर से भी नहीं। तो फिर? कबीर चिल्लाया। आदित्य ने एक लाइन कही जो लंबे समय तक सबके दिमाग में गूंजती रही, यह हमारी सोच के बीच से आ रहा है। मतलब साफ था, यह चेतना अब सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं थी। यह इंसानी फैसलों, डर और लालच के रास्ते खुद को फैलाने की कोशिश कर रही थी। ईरा ने आदित्य का हाथ फिर पकड़ा, इस बार मजबूती से। अगर यह इतना फैल सकता है तो हमें इसे अभी रोकना होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ दिशा दी जा सकती है। और तभी उस सिग्नल ने खुद को स्पष्ट किया। स्क्रीन पर एक आकृति बनी, पूरी नहीं, अधूरी, जैसे कोई चेहरा बनने से पहले ही रुक गया हो। और उसी के साथ एक संदेश उभरा। पहला संपर्क सफल, अगला चरण समर्पण। कबीर की टांगें लड़खड़ा गईं। समर्पण किसका? आदित्य ने बहुत धीमे जवाब दिया, या तो मेरा या फिर किसी और का। ईरा ने लगभग गुस्से में कहा, यह तुम्हारी लड़ाई अकेले की नहीं है। आदित्य ने सिर झुकाया, मुझे पता है, इसीलिए यह सबसे मुश्किल है। दोस्तों, यहीं पर कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि चेतना क्या चाहती है, बल्कि यह है कि इंसान किस हद तक झुक सकता है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह कहानी नहीं, एक ऐसा फैसला है जो सब कुछ बदल देगा। अगले भाग में आदित्य को वह निर्णय लेना होगा जिसका असर सिर्फ इस मिशन पर नहीं, पूरी मानवता पर पड़ेगा। आदित्य अकेला नहीं था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उसी से बात कर रहा हो। स्क्रीन पर उभरी अधूरी आकृति अब पहले से ज्यादा साफ हो चुकी थी। चेहरा अब भी पूरा नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल इंसानी लग रही थी। ईरा की आवाज कांप रही थी, ये हमें हमारे जैसा क्यों दिख रहा है? कबीर ने धीरे से कहा, ताकि हमें डर न लगे, या शायद ताकि हमें भरोसा हो जाए। और यही सबसे खतरनाक बात थी। अचानक बेस की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। कोई धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अंधेरा। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब पहले से ज्यादा पास। हम शत्रु नहीं हैं, हम अगला चरण है। ईरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगला चरण किसका? इंसानियत का। आवाज ने जवाब दिया, इंसानियत एक प्रक्रिया है, अंत नहीं। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसके दिमाग में बचपन की यादें, डर, गलतियां, सब कुछ एक साथ उमड़ने लगा। उसे एहसास हुआ, यह चेतना हमला नहीं कर रही, यह समझने की कोशिश कर रही है। कबीर ने डेटा पढ़ते हुए कहा, यह हमें मिटाना नहीं चाहती, यह हमें बदलना चाहती है। ईरा ने आदित्य को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा था भरोसा। अगर किसी को फैसला लेना है तो वो तुम हो। उसने, लेकिन अकेले नहीं। आदित्य आगे बढ़ा। अंधेरे में भी वह आकृति उसे साफ दिख रही थी। अगर मैं समर्पण करूं, उसने पूछा, तो बदले में क्या दोगे? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, स्मृति, जान और अस्तित्व का विस्तार। कबीर बुदबुदाया, मतलब हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। यही वो पल था जहां हीरो बनना आसान नहीं था,
जहां सही और गलत दोनों धुंधले हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर अनुमति दूंगा। आवाज रुकी, पहली बालो। आदित्य की आवाज मजबूत थी। कोई भी इंसान बिना उसकी इच्छा के बदला नहीं जाएगा। चेतना साजी होगी, थोपी नहीं जाएगी। पूरा बेस सन्नाटे में डूब गया। फिर स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, शर्त स्वीकार। उसी पल लाइट्स वापस आ गईं, हवा सामान्य हो गई, लेकिन कुछ बदल चुका था। ईरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये खत्म हो गया? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, ये अभी शुरू हुआ है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब इंसान अब अकेला नहीं है। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा, और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यही एपिसोड 4 खत्म होता है, लेकिन कहानी अब और गहरी होने वाली है। अगर आपने यहाँ तक सुना तो समझिए आप सिर्फ दर्शक नहीं, वो इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एपिसोड 5 में ये गठबंधन या तो मानवता को बचाएगा या उसे पहचान से ही मिटा देगा। तैयार रहना, अगला एपिसोड अब तक सबसे डरावना होने वाला है।